हेलो देयर एंड वेलकम टू कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि हम नोड.जेएस में सर्वर को कैसे क्रिएट करते हैं। अब तक हमने बैकएंड डेवलपमेंट की जो कोर कंसेप्ट थी वो सारी कवर कर लिए। मतलब बैकएंड होता क्या है, सर्वर होता क्या है, क्लाइंट बैकएंड को कैसे रिक्वेस्ट मारते हैं, तो ये सारे हमने कवर कर लिया। अब हम एक्चुअल हमारा खुद का सर्वर हम बिल्डअप करने वाले। अब तक आपने फ्रंट एंड के साथ काम किया होगा, मतलब आपने एपीआई के साथ काम किया होगा, वर्क किया होगा। मतलब क्या कि जैसे कि मुझे गिटअप की यूजर्स चाहिए, तो उसका एपीआई लिंक मुझे मिलेगा और वो फ्रंट एंड से मैं कॉल करके सारा डेटा ला सकता हूँ। लेकिन अब हमें खुद का सर्वर बिल्ड करना है, अब हम एपीआई दूसरों को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये करते कैसे, ये सारा हम इस लेक्चर में डिटेल में जानेंगे वाले। अब यहाँ पर इस लेक्चर में हम नोड जेएस के साथ काम करेंगे, और जो हमारा अगला लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 4, तो वहाँ पर हम एक्सप्रेस जेएस को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि नोड जेएस की जो लेयर होती है, मतलब नोड जेएस की जो लाइब्रेरी है एक्सप्रेस जेएस, उसी को ही सब यूज करते हैं। क्योंकि नोड जेएस में कोड लिखना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो एक्सप्रेस जेएस जो लाइब्रेरीज है हमारी, वो क्या करती है, वो हमारे कोड लिखने की जर्नी को आसान कर देती है। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो आपको अगर बैकएंड डेवलपमेंट के साथ वर्क करना है, किसी भी प्रोजेक्ट के साथ वर्क करना है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले प्लान करते कि हम पहले फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे, बैक एंड डिजाइन करेंगे, फिर डेटाबेस के साथ खेलेंगे, फिर मतलब प्लानिंग करते। तो यहाँ पर आपको एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। आपने रिएक्ट जेएस में देखा होगा, हमें एक स्ट्रक्चर वे में कोड लिखना होता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। यहाँ पर तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सिंपल सा एक फोल्डर को क्रिएट करता हूँ, सोर्स फोल्डर को। ओके, यहाँ पर हम सारा का सारा काम करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक फाइल को क्रिएट करता हूँ, server.js। अब देखो, जावास्क्रिप्ट की फाइल मैंने सिंपल से क्रिएट की है। आपको जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए। विदाउट जावास्क्रिप्ट आपको ये करना नहीं आएगा, क्योंकि जो भी हमारे एनपीएम पैकेजेस होते हैं उनके अंदर का जो भी कोड होता है, जैसे कि हम बहुत सारे एनपीएम पैकेजेस को यूज करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये सारे पैकेज का जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट में ही होगा। तो वो आपको समझ में आना चाहिए, और जावास्क्रिप्ट की जो कमांड है वो होनी चाहिए। तो प्री रिक्वेस्ट क्या है मेरी, कि जाइए जावास्क्रिप्ट को पढ़ के आइए और फिर हम देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें आपको मॉड्यूल के बारे में पता होना चाहिए। मॉड्यूल क्या, मॉड्यूल होता क्या है। जब हमने मॉड्यूल मॉड्यूल मतलब एक ऐसा फोल्डर या ऐसा प्रोग्राम जो पहले से ही लिखा हुआ है, वो हम डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, कि भाई यहाँ पर देखो कि पहले से ही किसी ने एक ऐसा कोड बनाया हुआ है जो ऑथेंटिकेशन करता है, जो हमारा क्या करता है, ऑथेंटिकेशन करता है। और वो ऑथेंटिकेशन करने का कोड उसने पहले से ही लिखा हुआ है। मॉड्यूल ऐसा समझ सकते हो कि एक फंक्शन जो हमें कुछ काम करके देता है। ओके ओके, सो पहले आपको सर्वर को क्रिएट करने के लिए आपको एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आपको पता है कि हम कैसे करते हैं। तो डायरेक्टली हमारे टॉपिक पर आते हैं कि हमें पहले HTTP मॉड्यूल को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट द, पहले मैं स्टेप लिखता हूँ, फिर हम डायरेक्टली कोड पे कूदेंगे। ओके, सो पूरा का पूरा कोड लाइन बाय लाइन में आपको एग्जीक्यूशन कैसे होता है, मतलब ये लाइन क्या करती है, ये लाइन क्या करती है, सब एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो आपको स्टेप में लिख देता हूँ यहाँ पर, इंपोर्ट इंपोर्ट द HTTP कोर मॉड्यूल। ओके, सो पहले आपको HTTP का मॉड्यूल क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कैसे करते हैं हम, आपको पता है कि हम रिक्वायर से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो मुझे चाहिए HTTP मॉड्यूल, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, HTTP। तो यहाँ पर इसको एक वेरिएबल में सेव करते हैं। यहाँ पर HTTP मॉड्यूल एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके हमें देगा। तो कॉन्स्ट सब खोल के देखेंगे, सब देखेंगे कि HTTP मॉड्यूल में होता क्या है प्रेजेंट। तो यहाँ पर HTTP लिखते हैं, HTTP इज इक्वल टू रिक्वायर HTTP। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट द कोर HTTP मॉड्यूल। मतलब जो HTTP मॉड्यूल है हमारे प्रोग्राम में हमने लाए, क्योंकि हर मॉड्यूल हमारे प्रोग्राम में इम्प्लिसिटली तो इंपोर्ट नहीं होती, हमें इसको एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करना पड़ता है। ओके, तो अब क्या करना है, अब हमें सर्वर को क्या करना है, क्रिएट करना है। तो डॉट HTTP डॉट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्रिएट सर्वर। अब देखो ये जो फंक्शन है, आप इस हम जो कोड लिख रहे हैं इसको आप एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हो। मतलब क्या, कि फंक्शन आपके लिए क्या करते, फंक्शन आपके लिए एक वर्क कंप्लीट करके देते। यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी एक रिक्वायर फंक्शन हमें क्या करके दे रहा है, ये मॉड्यूल हमें ला के दे रहा है यहाँ पर HTTP मॉड्यूल, जो कि हमारे प्रोग्राम में हमें सर्वर को क्रिएट करने के लिए चाहिए। तो क्रिएट सर्वर क्या कर रहा है,
क्रिएट सर्वर हमारा कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ सर्वर को क्रिएट करके हमें दे रहा है। तो यहाँ पर ये क्या एक कॉलबैक फंक्शन को लेता है, और यहाँ पर पहला जो आर्गुमेंट होता है कॉलबैक तो आपको पता ही है, पहले होता है हमारा रिक्वेस्ट और दूसरे होता है हमारा रिस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स को सेंड करना पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये डेटा चाहिए, तो सर्वर उसे क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। अगर उसे डेटा देना है तो भी रिस्पॉन्स करता है, अगर नहीं देना है तो भी रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स मतलब क्या, कि हम क्लाइंट को बताते हैं कि ये डेटा हमारे पास है तो ये लीजिए, और अगर नहीं है, अगर हमें नहीं देना है, तो हम उसी रिस्पॉन्स में क्या देते हैं कि हम आपको डेटा नहीं दे सकते, तो ये आपको रिस्पॉन्स देना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ये सारे मेथड आपको मैं क्या करूँगा बताऊंगा। रिस्पॉन्स डॉट एंड होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ले जी तो कैसे हो आप। ओके, सो ये मैंने सिंपल सा रिस्पॉन्स यहाँ से दे दिया। अब यहाँ पर ये क्या करता है, ये फंक्शन हमें एक सर्वर को रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पर सर्वर को रिटर्न कर देने से यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल में भी सेव करना पड़ेगा इसे। ओके, तो ये एक सर्वर को हमें रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जब भी हम सर्वर को क्रिएट करते, मतलब जो भी सर्वर होता है वो ऑलवेज रिक्वेस्ट को जो हमारे रिक्वेस्ट आते हैं सर्वर पर, वो ऑलवेज लिसन करते रहता है। मतलब क्या, कि सर्वर को देखना पड़ता है कि कौन मेरे ऊपर मतलब रिक्वेस्ट डाल रहा है, कौन किसको डेटा चाहिए। तो सर्वर ऑलवेज क्या होता है, लिसन करते रहता है। तो यहाँ पर हमें सर्वर को लिसन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सर्वर डॉट लिसन नाम का फंक्शन ही हमें करके देता है। तो यहाँ पर हमें देना पड़ता है पोर्ट नंबर। अब पोर्ट नंबर मतलब क्या, कि हमारे सिस्टम में मल्टीपल एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो रहे हैं, इसका मतलब मल्टीपल सर्वर्स जो हो सकते हैं वो रन हो सकते हैं। लेकिन हमें कौन से सर्वर को चलाना है ये हमें अगर डिसाइड करना है, तो ये पोर्ट नंबर से हो सकता है। क्योंकि आप यूट्यूब भी चला रहे हो, व्हाट्सएप भी चला रहे हो, इंस्टाग्राम भी चला रहे हो, तो ईच एंड एवरी मतलब सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को एक पोर्ट नंबर दिया होगा जो कि उस पोर्ट नंबर में चलेगा। आईपी एड्रेस तो सिस्टम का एक ही होता है, लेकिन हमारा जो सब सॉफ्टवेयर है जिसे हम एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर बोलते हैं, तो वो पोर्ट नंबर पर चलते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर पोर्ट नंबर प्रोवाइड करके देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं 1001 पोर्ट नंबर यहाँ पर दूंगा। अब ये भी कॉलबैक फंक्शन को लेता है। अब देखो यहाँ पर कंसोल डॉट यहाँ पर मैं लिखूंगा, और यहाँ पर सिंपल सा मैसेज मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ, सर्वर इज लिसनिंग एट पोर्ट नंबर, कौन सा है मेरा 1001। ओके, तो ये बेसिक सा कोड मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर मेरा सर्वर क्रिएट हो गया। तो ये है हमारा नोड जेएस का फर्स्ट सर्वर प्रोग्राम, जो कि आप देख सकते हो सिंपल सा। मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं लिखी जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट हमारे स्ट्रांग है। जावास्क्रिप्ट हमें ये कहती है कि ये हमें ऐसा यूज करना चाहिए, हमें जावास्क्रिप्ट को स्ट्रांग बनाना है, हमें जावास्क्रिप्ट के डेवलपर बनना है। अगर फ्यूचर में ऐसी कोई भी लाइब्रेरी आए, जैसे रिएक्ट जेएस को छोड़कर हमें व्यू जेएस में शिफ्ट करना हो, एंगुलर जेएस में अगर हमें शिफ्ट करना हो, तो हमें टाइम ना लगे, क्योंकि देख के ही हम समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट का ये कोड है। ओके, अब देखो इसे हमें क्या करना है, रन करना है। अब देखो हमारे पहले प्रोग्राम को हम स्टार्ट करें, तो ये जो सर्वर डॉट जीएस नाम की फाइल है सोर्स फोल्डर में, अब हमें जाना पड़ेगा, सॉरी, हमारे डे नंबर 3 लेक्चर 3 नाम के फोल्डर में ये सोर्स फोल्डर है, तो यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सी डी सोर्स लिखते हैं, और यहाँ पर हम गए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, नोड सर्वर डॉट जेएस। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो हमारा सर्वर चालू हो जाएगा। अब देखो सर्वर ऐसे ही हम चालू करते। ओके, सो हमारा यहाँ पर पहला कोड है, आप देख सकते हो। हमने यहाँ पर इस जावास्क्रिप्ट की फाइल को एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पर इसने क्या आउटपुट दिया, सर्वर इज लिसनिंग एट पोर्ट नंबर 1001। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर रिक्वेस्ट मार के देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट हमारा है 1001, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा रिस्पॉन्स इसने दे दिया है। आप देख सकते हो कि हेलो जी तो कैसे हो आप। तो ये रिस्पॉन्स इस सर्वर में हमें लाकर दे दिया है। अब देखो यहाँ पर इस रिस्पॉन्स को मैं चेंज करता हूँ, इस रिस्पॉन्स को मैं चेंज करता हूँ, सब सीखेंगे धीरे धीरे। ओके, इस रिस्पॉन्स को चेंज करके मैं मेरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है मुझसे। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं जैसे आता हूँ, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यही मुझे दिखाता है। इसका मतलब क्या, आपने यहाँ पर चेंजेस किए, लेकिन सर्वर को रिस्टार्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो कंट्रोल सी दबाकर मैं यहाँ पर फिर से इस सर्वर को क्या करता हूँ, चलाता हूँ, नोड सर्वर डॉट जेएस।
अब देखो फिर से सर्वर चला मेरा, और फिर से मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये आउटपुट आएगा। लेकिन मेरा जो हम जब बैकएंड लिखते तब हम थोड़े थोड़े चेंजेस करके फिर से सर्वर को रन करते, थोड़े थोड़े चेंजेस करके फिर से सर्वर को यहाँ पर मतलब चेक करते कि हमारा रिस्पॉन्स आ रही रहा है कि नहीं। लेकिन हमें फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्या, फिर से हमें क्लोज करना पड़ेगा, फिर से हमें नोड लिखना पड़ेगा, नोड सर्वर डॉट जेएस। तो ये फ्रस्ट्रेटिंग कंसेप्ट है हमारे। तो इसको सॉल्व करने के लिए किसी ने ऐसा कोड लिखा हुआ है कि आप क्या करिए, इसको इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में, और यहाँ पर आप जैसे ही सेव करोगे तो अपना अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको इंस्टॉल क्या करना है, नोडमॉन। ठीक है, आपको यहाँ पर npm इंस्टॉल नोडमॉन को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। तो ये लिखने की कमांड है npm इंस्टॉल नोडमॉन। ओके, तो ये कर लीजिए। अब मैं जिसको जैसे इसको ये करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस, तो ये देखिए मेरा सर्वर यहाँ पर चालू हो गया है। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश मतलब कंट्रोल+S दबाता हूँ, मतलब फिर से सेव करता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, तो फिर से ये सर्वर मेरा चल रहा है। इसका मतलब ये नोडमैन हमको क्या करके दे रहा है, एक ऐसी पावर दे रहा है कि हम सेव करते ही हमारा सर्वर फिर से रिस्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर मैन्युअली करना पड़ रहा था। क्योंकि हमारा अब जैसे यहाँ पर मैं चेंजेस करता हूँ तो यहाँ पर ये चेंजेस मुझे विजिबल नहीं हो रहे थे, क्योंकि मुझे सर्वर को दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ता था। लेकिन नोडमान ये मेरी पावर मुझे लाकर दे रहा है कि यहाँ पर आप क्या कीजिए, सिर्फ यहाँ पर चेंजेस कीजिए, एग्जीक्यूट करने का काम मैं करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप चेंजेस करोगे, जैसे आप सिर्फ नाम रखता हूँ मैं, और फिर से यहाँ पर हम देखते यहाँ पर चेंजेस मेरे हो रहे हैं। इसका मतलब ये नोडमॉन आपको इंस्टॉल कर लेना है, ये हमें बहुत काम आएगा। आप इसके साथ भी काम चला सकते हो, सिर्फ नोड और फाइल का नाम लिख के अपना प्रोजेक्ट, अपना जो ये वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैंने पहले ग्लोबली इस npm इंस्टॉल नोडमॉन को किया हुआ है, हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये आप कर लीजिए। ओके, सो आप देखिए यहाँ पर क्या सिर्फ यही चलेगा क्या, मतलब ये डिफरेंट राउट पर हमने तो देखा था, मुझे गिटअप की इंफॉर्मेशन चाहिए, गिटअप के यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पर इसना कुछ https://github.com फिर से यूजर्स, तो ऐसा कुछ था, ऐसी कुछ लिंक थी कि जिससे मैं कॉल करके, जिससे मैं यूज करके यूजर की इंफॉर्मेशन फेच कर रहा था। ये क्या है, मेरा एक प्रकार का राउट है ना, यूजर भी यहाँ पर कोई भी हो सकता है यूजर के पास। फॉर एग्जांपल एक मेरा ये, तो ये भी क्या एक राउट है। तो ये मल्टीपल राउट मैंने देखे थे, क्या यहाँ पर सिर्फ ये डिफॉल्ट राउट फॉलो हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ हम डिफॉल्ट राउट ही फॉलो कर रहे हैं ना, मतलब क्या सिर्फ स्लैश, इसके नीचे इसके बाद भी तो हम कुछ नहीं लिख नहीं रहे। तो यहाँ पर मैं विजय करता हूँ, तो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर वही दिया, यहाँ पर मैं करता कर, फिर से वही आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब कि मैंने जो भी राउट में यहाँ पर डाला उसमें सिर्फ यही एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर सारे राउट को आपको हैंडल करना पड़ेगा। सारे राउट को आप कैसे हैंडल करते हो, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर पहले कंसोल करते हैं कि यूजर ने राउट कौन सा डाला है। पहले तो ये क्या करते हैं, हम कंसोल करते हैं। ओके, तो रिक्वेस्ट नाम का जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ये क्रिएट सर्वर एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। ये कॉलबैक फंक्शन पूरा का पूरा कॉलबैक फंक्शन आपको पता ही है, एक फंक्शन ही है। ओके, सो ये दो आर्गुमेंट लेता है, रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये बेसिकली चार आर्गुमेंट लेता है, लेकिन फिलहाल हमको दो ही पढ़ने हैं। जैसे ही हम आगे जाएंगे वैसे ही हम एक्सप्लोर करते जाएंगे ये होता है क्या है, वो होता है क्या है। तो बेसिक बेसिक सा डिफरेंस आप समझ सकते हो। रिक्वेस्ट क्या होती है, जब क्लाइंट सर्वर को भेजता है तब उसकी इंफॉर्मेशन इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में होती है। सो इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट, एंड यहाँ पर रिस्पॉन्स में हमारी क्या होती है, जो हमारा रिस्पॉन्स नाम का जो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या सेव होता है हमारा, जो भी हमें यूजर को, जो भी हमें क्लाइंट को सेंड करना है, क्लाइंट को सेंड करना है, जो हमें क्लाइंट को सेंड करना है वो हमारा कहाँ पर होता है, रिस्पॉन्स में होता है। जैसे कि हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन करते हैं, ये सारी पावर हमें कौन लाके देता है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट लाके देता है। तो धीरे धीरे करके हम समझते हैं, ये पहला ही हमारा लेक्चर है, पहले हम सर्वर को क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं।
ओके। सो यहाँ पर धीरे धीरे से चलेंगे, मतलब सब लाइन को एक एक करके देखेंगे, एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, मैंने कंसोल किया है कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट। चलिए देखते हैं यहाँ पर इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में है क्या ऐसा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके। तो जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगा, जैसे मैं इसको फिर से रिक्वेस्ट मारूंगा, यहाँ से रिक्वेस्ट में मार रहा हूँ, ये मेरा सर्वर है। सर्वर क्या कर रहा है, मेरा सर्वर मेरा यहाँ पर सुन रहा है। ये देखो, सर्वर मेरा सुन रहा है कि कौन मेरे ऊपर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट मार रहा है। तो यहाँ पर फिर से मैं इसको ये करूंगा। अब देखो यहाँ पर इसने कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कुछ मुझको प्रिंट करके दिया है, जो मैंने यहाँ पर किया था कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट में। तो चलिए देखते हैं इसमें है क्या। ओके। सो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है कि क्लाइंट का आईपी एड्रेस क्या होगा, क्लाइंट ने कौन सा रिक्वेस्ट मारी है, पोस्ट मारी है, गेट मेरी, ये सारे एचटीटीपी के मेथड से, जो फिलहाल हम नहीं पढ़ेंगे, जो आगे के लेक्चर में देखेंगे, जो एक्सप्रेस हम स्टार्ट करेंगे तब। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हेडर्स है, ऐड लिसनर है, प्रीपेंड लिसनर है, सारे जो हम कभी यूज भी नहीं करेंगे, वो सारे के सारे यहाँ पर दिए हुए। ओके। सो अब देखो यहाँ पर ये सारा का सारा मुझे प्रिंट करके दे रहा है। अब देखो मुझे करना क्या है, ये सारे रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर स्टोर करके, मतलब एक प्रिंट करके दे रहा है। कंसोल डॉट लॉग करके मैंने रिक्वेस्ट को किया। अब मुझे यहाँ पर इसको मैंने क्या किया, एक रिस्पॉन्स सेंड करके दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पर मैं सिर्फ स्ट्रिंग को भेज सकता हूँ। मतलब क्या, कि जब भी मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को भेजने की कोशिश करूँ, यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट एंड, एंड क्या करता है, जो भी जो भी सर्वर है मेरा, वो क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। ओके। सो एंड जो मेथड होती है वो हम यूज करते हैं। सो रिस्पॉन्स डॉट एंड, जो कि मेरी क्लाइंट को इंफॉर्मेशन भेज रही है पीछे। ओके। सो यहाँ पर मैं अगर एक ऑब्जेक्ट को देने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्रिएट किया, और यहाँ मैं एक की वैल्यू पेयर को स्टोर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट को भेजने की अगर कोशिश करूँ तो मुझे एक एरर शो होगा। तो वही एरर हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, एरर से ही हम सीखते हैं। ठीक है? तो इसका तो मुझे कोई काम नहीं। अब इसको मैं फिर से क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। ओके। अब देखो यहाँ पर फिर से मैं रिक्वेस्ट मारूंगा, तो यहाँ पर मुझे एक एरर शो होगा, विच इज यू कांट सेंड द ऑब्जेक्ट टू द क्लाइंट। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये मुझे जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जेसन फॉर्मेट में उसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जेसन क्या होता है, कुछ लोग बोलोगे कि ये जेसन होता क्या है। सो सिंपल, ये जो जेसन होता है वो होता है हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। मतलब ये एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है, आप यूनिवर्सली बोल सकते हो, जिस सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको पार्स करके समझ सकती है। यूनिवर्सल फॉर्मेट, इसकी जो की वैल्यू पे, इसको हम डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर में। मतलब आगे से हम एक एक टॉपिक को कवर करने चलेंगे। फिलहाल आप ये समझ सकते हो कि ये जेसन है। जेसन मतलब क्या, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो होगा ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। इस फॉर्मेट में होगा, आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, ऐसा दिखता है। इसकी जो की वैल्यू पेयर है वो स्ट्रिंग में ही होती है। नेम में यहाँ लिखूंगा, उसके बाद जो मेरी एज है, मेरी एज है फिलहाल 80। ओके। सो ये सारी, ये क्या है मेरा, और यहाँ पर ये ऐसा होता है। इसको मुझे डबल कोटेशन में रैप अप करना पड़ेगा। ऐसा आप समझ सकते हो। ओके। ऐसा आप समझ सकते हो कि ये एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा। मतलब क्या, स्ट्रिंगिफाई ये जेसन का मेथड होता है। फिलहाल स्ट्रिंगिफाई यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, स्ट्रिंगिफाई मेथड, ये मेरा जेसन का मेथड है। अगर आपको जेसन नहीं आता, मैंने आपको पहले कहा था कि जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर जेसन मतलब क्या, कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जो हर लैंग्वेज हम बैकएंड किस किस में लिखते हैं, सी प्लस प्लस में लिखते हैं। जो हमारा पाइथन का जांगो है वहां पर लिखते हैं। जो हमारा जावा का स्प्रिंग बूट है उसमें भी हम बैकएंड लिखते हैं।
तो यहाँ पर Node.js में हम क्या लिखते हैं, बैकएंड लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको, जब आपने किसी भी सर्वर को रिक्वेस्ट मारी होगी, फ्रंट एंड के साथ काम किया होगा, एपीआई के साथ काम किया होगा, तो वो आपको एक जेसन डेटा क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, जेसन डेटा आपको ला कर देता है। तो यहाँ से मुझे यूजर को यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर मुझे जेसन डेटा को सेंड करना है, जेसन डेटा को क्या करना है, सेंड करना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली तो ऑब्जेक्ट भेज नहीं सकता, डायरेक्टली तो जेसन भेज नहीं सकता, तो मुझे यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जेसन मतलब एक स्ट्रिंग फॉर्मेट होती है जो सब प्रोग्रामिंग, जब हम बैकएंड लिखते हैं सब समझ सकते हैं उसको। एक यूनिवर्सल फॉर्मेट होता है जिसकी जो की वैल्यू पेयर्स, जो हम की पेयर्स हम लिखते हैं ना, की वैल्यू पेयर्स, उसके अंदर ऑब्जेक्ट की जैसे दिखता है, लेकिन वो होता ऑब्जेक्ट नहीं है। वहां पर हम एक्स्ट्रा कॉमास नहीं लगा सकते, एक्स्ट्रा जब हम ऑब्जेक्ट में एक्स्ट्रा कॉमा लगाते तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉमास नहीं लगा सकते। तो ये बेसिकली जेसन होता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा डिटेल में कि जेसन एंड ऑब्जेक्ट में होता क्या है, फर्क क्या होता है, डिफरेंस होता क्या है। तो फिलहाल ये समझ सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जेसन डॉट आपको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप ये ये जो मैंने लिखा है ये ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर पास करके दोगे। ओके, सो अब देखो, अब एरर हमारे पास से चला जाएगा, और जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मुझे क्या कर देगा, एक जेसन फॉर्मेट का डेटा रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पर मैं मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स को लिख सकता हूँ, आपको पता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज, एज है मेरे 18, उसके बाद यही लिखता हूँ। ओके, सो अब देख सकते हो यहाँ पर ये डेटा उसने मुझे क्या करके दिया, रिटर्न करके दिया। ओके, सो इसी तरह से ये करते। क्या मुझे ये मैन्युअली करना पड़ेगा? नहीं। जब हम एक्सप्रेस सीखेंगे तो ये सारे कंसेप्ट मुझे नहीं सीखने पड़ेंगे। ये सारे जो हम मैन्युअली कर रहे हैं, ये सारे कुटानी हम जो कर रहे हैं ना, ये हमें नहीं करना है। तो मैं बेसिक से आपको, ये पहले लेक्चर था हमारा बैकएंड डेवलपमेंट का, इसलिए मैं आपको सब समझा रहा हूँ। अब देखो, हमने एक चीज जानी थी कि यहाँ पर ये सिर्फ इस राउट को हैंडल कर रहा है, ये सिर्फ इस राउट पर। यहाँ तो मैंने मल्टीपल राउट्स देखे कि अगर मुझे यूज़र का डेटा चाहिए तो मुझे, मतलब यूज़र का अगर डेटा चाहिए तो मैंने यहाँ पर यूज़र लिखा, जैसे ही मुझे यूज़र लिखा तो यहाँ पर मेरा यूज़र का डेटा सेंड होना चाहिए। तो चलिए वो बनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट टाइप का क्रिएट करते हैं, जिससे कि आप बहुत कुछ सीखोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक नई फाइल हम क्रिएट करते हैं। तो यूजर्स सर्वर डॉट जीएस। ओके, तो इसको, इस सर्वर को हम फिलहाल क्लोज करते हैं, इस सर्वर को हम फिलहाल क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, एकदम छोटा सा, एकदम छोटा सा। ओके, सो इससे आप बहुत कुछ सीखोगे। आपको पता है सर्वर को क्रिएट कैसे करना है, हमको पता है सर्वर को क्रिएट कैसे करना है। तो आप लिखोगे HTTP, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान देना है, प्रैक्टिस करनी है, अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरा रिक्वायर, जो मुझे इंपोर्ट करना हो तो ये हम यूज़ करते हैं, HTTP को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद करना क्या है, मुझे HTTP डॉट सर्वर को क्रिएट करना है। तो क्रिएट सर्वर नाम का जो फंक्शन होता है मुझे सर्वर क्रिएट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर ये कॉल बैक लेगा, उसके बाद ये पहला आर्गुमेंट होता है मेरा रिक्वेस्ट, और दूसरा आर्गुमेंट होता है मेरा ओके, तो यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स डॉट, जैसे ही हम एंड करेंगे, एक एक चीज सीखेंगे भाई। हेलो यूजर्स। ओके, अब देखो ये क्या करता है, सर्वर को रिटर्न करके देता है मेरा। तो यहाँ पर सर्वर, उसके बाद जो मेरा सर्वर है उसको लिसन भी तो करना पड़ेगा भाई। लिसन मतलब क्या, कि सर्वर सोच रहा है कि कोई, सर्वर कान लगा कर बैठा है कि कोई मेरे ऊपर रिक्वेस्ट तो नहीं मारा है ना, मुझे उसी को डेटा देना है। तो यहाँ पर एक इस पोर्ट नंबर पर मैं खोल लेता हूँ, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके सिंपल सा सर्वर लिसनिंग एट पोर्ट नंबर 1002। ओके, तो ये मैंने लिखा, और यहाँ पर मैंने आपको इसकी नीड समझा दी है कि नोडमैन हम क्यों यूज़ करते, क्योंकि हमें दोबारा से सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ता है। ये मैनुअल वे से करने से बचने के लिए हम नोडमैन का यूज़ करते हैं। तो उसको इंस्टॉल कैसे करना है, npm, यहाँ पर नहीं, टर्मिनल पर लिखना है आपको फिलहाल। ओके, तो npm आई नोडमॉन ऐसे लिखना है आपको। तो यहाँ पर नोडमॉन, इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, यूजर्स सर्वर डॉट जीएस। तो ये फाइल मेरी फिलहाल एग्जीक्यूट हो चुकी है, मतलब सर्वर मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं सर्वर क्या सच में स्टार्ट हो चुका है क्या। तो ये पोर्ट नंबर 1002, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने सक्सेसफुली मेरा रिस्पॉन्स दे दिया है।
ओके। सो अब देखो, मुझे एपीआईज को क्रिएट करना है जो कि जो कि यूजर्स एंड फूड की इंफॉर्मेशन ला कर दे। मतलब क्या, कि जैसे ही मैं लोकल होस्ट 2 लिखता हूँ और यहाँ से स्लैश करके यूजर्स लिखता हूँ, तो ये मुझे क्या ला कर दे, एक जेसन फॉर्मेट में डेटा ला कर दे, जो कि क्या करता है, एक डेटा को कंटेन करता है, जो मेरा जेसन फॉर्मेट होता है, डेटा ला कर दे। ओके। सो ये मुझे पहली एपीआई की क्या करनी है, क्रिएट करनी है। उसके बाद इसको ही मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। तो बेसिक सा हमने यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पर फूड करता हूँ, फूड्स ऐसा करता हूँ, तो ये मुझे एक ऑब्जेक्ट ला कर दे जो कि फूड की इंफॉर्मेशन कंटेन करता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम करते क्या है, पहले तो हम देखते, हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, यूजर्स, और यहाँ पर एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं हम। पहले तो मुझे यहाँ पर नेम लिखना पड़ेगा, तो फिलहाल मेरा ये नेम पहले लिखता हूँ मैं। तो मेरी एज अभी है 80, और यहाँ पर जो मेरी, क्या लिखूँ मैं, ओके। तो ये मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, मैन्युअली लिख रहा हूँ यहाँ पर मेरे भाई का नाम। तो इसकी एज है 90, इसकी एज है मेरे 25, इसकी है 24, ये 26, इसकी एज है 18। ओके। अब देखो यहाँ पर सारी मेल ही है। ओके। तो मुझे यहाँ पर पहली क्या क्रिएट करना है, कि जैसे ही कोई यूज़र एपीआई को हिट करने की कोशिश करे, जैसे ही मेरे सर्वर पर कोई ऐसा लिखे, मतलब जैसे ही मेरे सर्वर से किसी को यूज़र की इंफॉर्मेशन चाहिए, एक डमी डेटा भेज देता हूँ समझने के लिए। ओके। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर मुझे 2 राउट को हैंडल करना है। पहले कौन सा राउट को हैंडल करना है मुझे, पहले तो मुझे यूजर्स राउट को हैंडल करना है, और फिर फूड आइटम्स, जो मेरा फूड्स, 2 राउट को मुझे हैंडल करना है, यूजर्स और फूड। यहाँ तो मैं सिर्फ एक ही राउट को हैंडल कर रहा था, सिर्फ डिफॉल्ट राउट को, स्लैश राउट को। तो यहाँ पर ये कैसे करेंगे, तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, कि ये जो मेरा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसके पास एक इंफॉर्मेशन ये स्टोर करके रखता है, जो कि कौन सी इंफॉर्मेशन है, मेरी रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन है। मतलब क्या, कि जो भी यूजर रिक्वेस्ट करेगा, अब यूजर की बॉडी हो, यूजर ने क्या फ्रंट एंड से भेजा है, जब सर्वर रिस्पॉन्ड करता है, जब क्लाइंट सर्वर को क्या करता है, डेटा भेजता है, कि जब इंस्टाग्राम में मुझे अकाउंट को क्रिएट करना है, तो अकाउंट को क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए, आपका यूजर नेम चाहिए, ईमेल्स चाहिए, आपका नेम, सारा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप क्या करते हो, इंस्टाग्राम के फ्रंट एंड से आपके डिवाइस से ये रिक्वेस्ट जाती है इंस्टाग्राम के सर्वर पर, कि मुझे अकाउंट को क्रिएट करना है। तो वो आपके लिए अकाउंट क्रिएट करके देगा, वो डेटा आपको इंस्टाग्राम के पास भेजा जाएगा, और इंस्टाग्राम ये डेटा अपने डेटाबेस में सेव करेगा। ओके। अपने रिकॉर्ड में आपको सेव करेगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। वैसे ही जब फ्रंट एंड से कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट आती है, वो रिक्वेस्ट ये हो सकती है, उसको हम पोस्ट रिक्वेस्ट कहते हैं। बेसिकली जब डेटा को हम क्रिएट करते हैं, जब हमें डेटाबेस में डेटा सेव करना होता है, जब फ्रंट एंड से कोई डेटा आता है बैकएंड के पास, तब बैकएंड उसको एक्सेप्ट करता है, और वो वैलिडेट करके डेटाबेस में सेव करके देता है। तो वही मैं आपको कहना चाहता हूँ, कि जब यहाँ पर सर्वर जब रिस्पॉन्ड करे क्लाइंट को, तब वो डेटा हम क्या करते हैं, क्लाइंट को भेज देते हैं। अब देखो, हमको पता है कि हम एरे एंड ऑब्जेक्ट तो डायरेक्टली यूजर को भेज नहीं सकते, उसे हमें जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो चलिए, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स नाम का जो रिक्वेस्ट नाम का जो ऑब्जेक्ट होता है, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम है हमारे URL। इसका नाम क्या है, हमारा URL।
तो चलिए देखते ये क्या प्रिंट करके देता है हमें। console.log करके हम इस URL को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं, इस टर्मिनल को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और जैसे ही हम इसको चलाते हैं तो यहाँ पर इसने स्लैश मुझे क्या किया, रिटर्न करके दिया। फिर से मैं यहाँ पर ये करके ये कर दे रहा हूँ तो इसने मुझे ये रिटर्न करके दिया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो भी मैं यहाँ पर राउट को डालूंगा तो ये राउट इस URL में आ जाएगा, इस URL में। तो यहाँ पर ही हम क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। इफ हमको इफ इल्स कंडीशन आती है, हम कंडीशन के बेस पर तो ये डिसाइड कर सकते हैं, डेटा को भेज सकते। अगर मेरी रिक्वेस्ट की जो यूआरएल है अगर इज इक्वल टू अगर स्लैश यूजर से, अगर स्लैश यूजर से, तो मुझे करना क्या है, मुझे रिस्पॉन्ड सेंड करना है। मुझे करना क्या है, मुझे रिस्पॉन्ड सेंड करना है। लेकिन लेकिन मैं यहाँ पर तो इस यूजर्स को तो डायरेक्टली भेज नहीं सकता, एरर हो जाएगा। फॉर्मेट कर लेते हैं इसको, एरर आ जाएगा। एरर क्या आ जाएगा कि आप इसको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को सेंड नहीं कर सकते। तो इसको बचने के लिए आपको क्या करना है, मुझको पता है कि मुझे इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, हम जेसन डॉट इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर इस यूजर्स को डालते हैं। ओके, सो ये किया मैंने। अब जैसे मैं देखता हूँ और जो मेरा इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, सॉरी, रिस्पॉन्स डॉट एंड, और यहाँ पर मैं हेलो जी करता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं इस राउट पर जाता हूँ तब यहाँ पर हेलो जी दिखा रहा है। लेकिन मैं जैसे ही यूजर्स राउट पर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट इसने क्या कर, जेसन फॉर्मेट में डेटा क्या कर दे, इसने मुझे रिटर्न कर दे रहा है। ये देखिए, नेम विजय गोराडे, एज ये मेरी, जेंडर ये, दूसरा ऑब्जेक्ट ये। ओके, ये उसके बाद एज मेरी यहाँ पर इसने दे दी। मतलब जैसे जो भी मैंने डेटा यहाँ पर लिखा था ये पूरा का पूरा डेटा मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ से ये फंक्शनलिटी हमने अचीव कर ली। लेकिन हमारी दूसरी फंक्शनलिटी क्या थी कि जैसे ही हम फूड्स लिखते, जैसे ही हम क्या लिखते, फूड्स लिखते, वैसे ही मुझे फूड का डेटा आना चाहिए। तो चलिए फूड का डेटा हम क्रिएट कर लेते हैं। फूड्स, फूड्स में डेमी डेटा में यहाँ पर लेता हूँ, नेम, क्या लिखूँ, और इसकी जो कैटेगरी है ये मेरी वेज में आती है, और इसका जो प्राइस है वो फिलहाल 30 रुपये हम लिखते हैं। तो डमी डेटा को हम यहाँ पर क्रिएट करें, फिलहाल यहाँ पर 2 ही रखते हैं। गरीब लोगों की गरीब पसंद पेजी होता है, और यहाँ पर 10 नहीं 20 रुपये में मिल जाता है। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं एल्स इफ कंडीशन हम लिखेंगे। ओके, जैसे ही मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरा जो रिक्वेस्ट डॉट, जैसे मेरा रिक्वेस्ट डॉट URL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फूड्स हो जाएगा, फूड्स। तो वैसे मैं क्या करूँगा, ये फूड ऑब्जेक्ट तो मैं डायरेक्टली भेज नहीं सकता, मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जेसन फॉर्मेट को कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। मैं यहाँ पर फूड्स लिख दूंगा, और यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट राउट भी तो मुझे लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर दोनों भी राउट मैच नहीं हुए, अगर ये दोनों URL यहाँ पर मैच नहीं हुए तो यहाँ पर ये सर्वर मेरा मतलब क्रैश हो जाएगा। क्रैश नहीं बोल सकता मैं उसको, क्रैश मतलब क्या कि क्लाइंट देखता रहेगा कि मैंने तो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी है लेकिन सर्वर तो यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो क्लाइंट को कैसे पता चलेगा। तो इसलिए मुझे एक रिक्वेस्ट नहीं, रिस्पॉन्स डॉट एंड यहाँ पर लिखूंगा हेलो जी, क्या चाहिए आपको। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैं यूज़र करता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर फूड करता हूँ, मतलब ये राउट मेरा मैच नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर है एस, और यहाँ पर मैंने सिर्फ फूड्स डाला है, फूड्स। अब देखो यहाँ पर ये एरे रिटर्न करके दे रहा है मुझे, मतलब एक जेसन फॉर्मेट में मुझे डेटा लाकर दे रहा है। तो इसी तरह से हम बैकएंड को लिखते हैं। क्या इसी तरह से हम बैकएंड को लिखते हैं? नहीं। तो ये बेसिक प्रोग्राम जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्या मेरे एप्लीकेशन में फॉर एग्जांपल जो मेरा
एप्लीकेशन है, जो मेरा एप्लीकेशन है उसमें हजारों एपीआईज हो सकती है, हजारों एपीआईज आपकी हो सकती है। क्या हजारों एपीआईज मतलब हजारों जो मेरे राउट्स हैं, हजारों यूआरएल्स हो सकते हैं। क्या हजारों यूआरएल्स के लिए मुझे ऐसे हैंडल करना पड़ेगा, ऐसे हैंडल करना पड़ेगा, और उसके अंदर का जो कोड है उसको ऐसे हैंडल करना पड़ेगा? ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखो, एक सिस्टम पर एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए मल्टीपल लोग टीम बनाकर उसके ऊपर वर्क करते हैं। फ्रंट एंड कोई लिखता है, बैक एंड कोई लिखता है, बैक एंड में भी मल्टीपल लोग काम करते हैं। कोई यूजर्स के ऊपर काम करता है, कोई फूड्स के ऊपर काम करता है, कोई कोई एप्लीकेशन के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर सारा का सारा कोड हमने यहाँ पर घुसड़ दिया है। यहाँ पर जो घसड़ हमने मचा दी है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर ही सब राउट हम हैंडल करें। क्या एक्चुअल बैकएंड इंडस्ट्री लेवल ऐसा लिखा जाता है? नहीं, ऐसा हम बैकएंड नहीं लिखते। वहां से आगे से हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सप्रेस जीएस। एक्सप्रेस जीएस सारे काम हमें करके देता है। जो मेरे एचटीटीपी मेथड्स होते हैं, एचटीटीपी मेथड हम यहाँ नहीं यूज कर सकते। यहाँ जो हमारी इसके ऊपर जो लेयर है, जो हमारी एक्सप्रेस जीएस है, इसकी लाइब्रेरी नोड जीएस की, वो हमें सारे फंक्शंस प्रोवाइड करके देती है। मतलब जो हमारे एक्सप्रेस जीएस है हमको बैकएंड लिखने की जर्नी हमारी आसान करके देती है। तो ये सिंपल सा लेक्चर था हमारा यहाँ पर कि किस तरह से हम हमारा खुद का सर्वर क्रिएट करते हैं। ओके, सो बेसिक बेसिक सा प्रोग्राम हमने देखा था। कल से हम देखेंगे कि हम एक्चुअल एक्सप्रेस में सर्वर को कैसे क्रिएट करते हैं, और एक्चुअल जो डेवलपमेंट की जर्नी है वो हमारी कल से शुरू होगी। कल से हम एक न एक ऑब्जेक्ट देखेंगे, उसको खोल के देखेंगे ये क्या होता है, वो क्या होता है। फिलहाल आप सर्वर को कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने बेसिक सा एग्जांपल देखा। यहाँ पर हम मल्टीपल राउट को हैंडल करते हैं। अगर हमारे, मैंने कहा ना कि एक 1000 एपीआईज हमने यहाँ पर हमको काम दिया है। 1000 एपीआई को आपको क्रिएट करना है। मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत बड़ी है। इंडस्ट्री लेवल एप्लीकेशन आप क्रिएट करना चाहते हो, एक स्टार्टअप के लिए वर्क करना चाहते हो, तो आपको मल्टीपल एपीआई के साथ वर्क करना पड़ेगा। एपीआई कुछ नहीं है, जैसे मुझे यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं स्लैश यूजर करके लिखता हूँ। मतलब ऐसी एपीआई मुझे बनाना पड़ती है। बैकएंड डेवलपर का काम क्या है कि एपीआई प्रोवाइड करना। फ्रंट एंड जो लोग होते हैं ना, फ्रंट एंड डेवलप करते हैं, उसको वो एपीआई का यूज करके वो डेटा जो हम फ्रंट एंड से, सॉरी बैकएंड से फ्रंट एंड को भेजते हैं, वो डेटा वो शो कर देते हैं। ओके, सो वही हमको यहाँ पर सीखना है। ओके, तो इस लेक्चर में हमने बेसिक बेसिकता देखा कि हम यहाँ पर करते कैसे। ये नोड मॉन के बारे में देखा कि सर्वर रिस्टार्ट करने को हम मैन्युअली कर रहे थे, सो डायरेक्टली हमें करके दे रहा है। ओके, तो ये सारा हमने इस लेक्चर में कवर किया है। सो अगले लेक्चर से हम डायरेक्टली एक्सप्रेस जेएस को स्टार्ट करेंगे। तो इस यहाँ पर इतना ही रखते हैं हम।